Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. ऑन योर डिमांड जो आज मैंने लेक्चर लाया है वो है इंडिसेस के बारे में, जो इंडेक्स हमें मिलते हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स के बेसिस पे, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, ओवरऑल वर्ल्ड में हम बात करेंगे, ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे। तो उनके बारे में हम देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट ये वाली जो इंडिसेस है आपको पता होने चाहिए। इसमें आपको याद क्या रखना है, कौन सा इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है और क्या कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है, और इंडिया की रैंक क्या आई है, और ओवरऑल वो इंडेक्स किस चीज़ के बारे में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कौन सा इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है। क्वेश्चंस यूजुअली इससे बनते हैं और एट टाइम्स इंडिया की रैंकिंग भी पूछी जाती है। राइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप जो है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है, कौन देता है? ये देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, अभी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे मैंने इंडिसेस लाए हैं, लेटेस्ट अपडेट करके मटेरियल बनाया है 2022 में, जो इंडिसेस मिली है, जो रिपोर्ट्स मिली है, उनके बेसिस पे। अब जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है, उसमें इंडिया की रैंक जो है 135 हाई है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो 135 इसमें आ गया है इंडिया की रैंक फॉर 2022। अब ये ग्लोबल जेंडर गैप जो है, ये ग्लोबली दिखता है जेंडर गैप के बारे में। और ये जेंडर गैप क्या होता है? जेंडर गैप इज डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन एज रिफ्लेक्टेड इन सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और इकोनॉमिक अटेनमेंट्स और एटीट्यूड्स। जो हमारे मतलब जेंडर के बेसिस पे जो डिस्टिंक्शन हुआ है एज मैन और वुमेन, ठीक है, तो दोनों जेंडर्स को कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी अवेलेबल है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी अवेलेबल है। क्योंकि ये देखा गया है, अगर हम लिटरेसी की बात करेंगे, अगर हम इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करेंगे, अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेंगे, उसमें देखा गया है लड़कियों को ज़्यादा रोल नहीं दिया जाता है, ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये देखता है कि जो कंट्रीज़ है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें जो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। सबसे पहले देखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। क्या जितनी मर्द हजरात को मिलती है उतनी फीमेल्स को मिलती है? क्या जितने बॉयज़ को मिलती है उतनी गर्ल्स को मिलती है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते हैं सबसे पहले, तो इसके बेसिस पे भी देख लेते हैं। उसके बाद है एजुकेशनल अटेनमेंट। ठीक है, एजुकेशन पे जो साइड है उस पे देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रही है। उसके बाद है हेल्थ एंड सर्वाइवल। हेल्थ एंड सर्वाइवल भी एक इंडिकेटर इसमें है, एक पिलर इसमें माना जाता है। उसके बाद है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपने देखा होगा, अगर हम ग्लोबली देखेंगे, जो फीमेल्स है एज अ पॉलिटिशियंस, वो उनका नंबर कम है एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट था, इसके आगे हम देखते हैं। जो ये इंडेक्स है ना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें हम जो मार्क करते हैं, ये 0 और 1 के बिटवीन देते हैं। अगर 0 हो गया, अगर 1 हो गया कंप्लीट जेंडर पैरिटी है उस कंट्री में, और अगर 0 हो गया तो कंप्लीट इम्पैरिटी है। तो फिर बिल्कुल वहाँ पे जो है लड़कियों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। तो 0 एंड 1 के बिटवीन ये होता है। और ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है जो कि ट्रैक करता है इन गैप्स को। 2006 से स्टार्ट हुआ, इसका इंसेप्शन हुआ है 2006 में। राइट, तो ये था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। जो 2022 में जो इंडिया की रैंक आई है वो आई है 135। राइट, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम दूसरा इंडेक्स पढ़ेंगे, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, इसके बेसिस पे 2021-22 का जो इंडिया की रैंक आई है वो स्लिप हो गई है। पहले अगर हम देखेंगे 2020 में 130 रैंक थी इंडिया की, और अब 2022 में 132 रैंक हुई है इंडिया की। ठीक है, तो नीचे गिर गया इंडिया इसमें। तो ग्लोबल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 132 रैंक है इंडिया की, स्लिप हुई है 130 से। और बोला जाता है, आप देखा कि क्यों हुआ है इंडिया स्लिप 132 पे, क्योंकि
कोविड-19 की वजह से बहुत सारी जो मुश्किलात आए, हर्डल्स आए उनकी वजह से, क्योंकि उसे लाइफ स्टैंडर्ड भी थोड़ा गिर गया क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई बहुत ज़्यादा उसकी वजह से। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो 1990 से पब्लिश करना स्टार्ट हुआ ये रिपोर्ट आना, तो तब से ये चल रहा है, ठीक है। अब इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस एक है, कहाँ, किसका? यूएनडीपी का। यूएनडीपी इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इस ह्यूमन डेवलपमेंट को रिपोर्ट को देता है। इसमें ये देखता है कि ह्यूमंस का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो कितना इंक्रीज हुआ, उसके डिफरेंट एंगल्स हम देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी किस किस एरिया पे कौन कौन सा पिलर है, इस पे किस पे फोकस करता है। अब मुझे बताओ लाइफ स्टैंडर्ड कब इंक्रीज होगा? जब लोगों के पास इनकम अच्छी होगी, जब लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, जब लोग पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। तो वही उन्हीं पे इस पे फोकस होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, और यूएनडीपी ये देता है। और इंडिया जो है वो स्लिप हुआ है फ्रॉम 130 टू 132। इंडिया की जो रैंकिंग आई है इस बार वो 132 आई है, गिर गया इसलिए कोविड-19 की वजह से, ठीक है। अब इसका गोल क्या है इस इंडेक्स का? द गोल इज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइस एंड फ्रीडम। जो लोग हैं उनको ज़्यादा चॉइस मिली चाहिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली चाहिए और ज़्यादा फ्रीडम मिलना चाहिए। अब इस बार का थीम क्या था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का? इसका थीम था अनसर्टन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। ये थीम था इस बार की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 इंडिकेटर्स हैं ना जिन पे ये फोकस करता है, सबसे पहला है, और इसके साथ में आप याद रखना एसडीजी कौन सा है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, वो भी आपको कवर करेगा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है और आपके सिलेबस में होता है। ये सबसे पहला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, ये किस एक पिलर पे ये करता है, रिलाई करता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। यहाँ से ये सस्टेनेबल गोल 3 में भी आ जाता है। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये सस्टेनेबल गोल 4.3 में भी आ जाता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो वहाँ पे लोग हैं उनकी जो है पढ़ाई कितनी हो रही है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, एवरेज निकालता है। तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी एसडीजी 4 में आएगा, 4.4 में आएगा, ठीक है। उसके बाद है ग्रॉस नेशनल इनकम, ये एसडीजी 8.5 में आता है, मतलब एसडीजी 8 में आता है ग्रॉस नेशनल इनकम। कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या देता है, इंडेक्स कैसे देता है? वो देखता है कि किस कंट्री में लोगों की इनकम बढ़ गई है, किस कंट्री में लोगों के जो है स्कूलिंग ईयर्स बढ़ गए हैं, एजुकेशन इंक्रीज हो गए, किस कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हेल्थ लोगों की अच्छी रही है और वहाँ पे लोग ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये देता है कौन? यूएनडीपी ये इशू करता है, राइट, शाबाश। तो इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है रिलीज हुआ है, किसने रिलीज किया? आईएमडी ने, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उसने ये रिलीज किया है। ये एक स्विस फाउंडेशन है जो कि स्विट्ज़रलैंड की है, और इंडिया ने विटनेस किया है इसमें शार्पेस्ट राइज एमंग एशियन कंट्रीज। जितनी भी एशियन कंट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है इंडिया ने। किसमें? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है किसने? इंडिया में, एशियन कंट्रीज़ में। तो 43 से ये इम्प्रूव होके 37 आ गया, 43 से इम्प्रूव होके 37 रैंकिंग आ गई इंडिया में। और ड्यू टू लार्जली इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया में जो है रैंक इम्प्रूव हो गई है। पहले 43 थी और इस बार 37 रैंक आ गई है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, ठीक है। अब ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स प्रॉस्पेरिटी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्रीज बाय एग्जामिनिंग 4 फैक्टर्स। ये देखता है कंट्री की, ये 4 देखो इंपॉर्टेंट है। ये पहले देखता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कैसी है कंट्री की, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी रही है और लोगों की इनकम का क्या होता है। गवर्नमेंट एफिशिएंसी, गवर्नमेंट के काम कितनी एफिशिएंसी से होते हैं। बिजनेस एफिशिएंसी, जो बिजनेस है, क्योंकि इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत काम किया है, स्टार्टिंग अ बिजनेस जो है वो बहुत ईजी बनाया है। सॉरी, तो बिजनेस एफिशिएंसी भी ये देखता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखता है। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उससे भी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा ये इंडिकेटर। तो ये 4 चीज़ों पे काम कर रहा है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखता है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी देखता है, बिजनेस एफिशिएंसी देखता है और इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। और इंडिया की रैंकिंग इसमें इम्प्रूव हुए, 37th रैंक आई है। बात समझ में आ गई? शाबाश।
इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबली जो हम देखते हैं, इसको भी रिलीज कौन करता है? इसको भी रिलीज करता है यूएनडीपी। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसको भी रिलीज करता है यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी के साथ साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ी हुई है, जैसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है इसके साथ काम करता है। देखो इसमें क्या देखा गया है, 1.2 बिलियन पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, इतने लोग बहुत ज़्यादा पुअर है। मल्टी डायमेंशनली पुअर मतलब एक तरह की, इसमें बहुत तरह की पुअरिटी इनमें देखी गई है। नियरली हाफ ऑफ देम लिव इन सीवियर पुअर्टी, इनमें से भी जो इतने हाफ लोग हैं बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा पुअर है वो, ठीक है। अच्छा, हाफ ऑफ द पुअर पीपल, तकरीबन 593 मिलियन जो है वो बच्चे हैं और चिल्ड्रन एंड अंडर एज ऑफ 18, ठीक है। नंबर ऑफ पुअर पीपल इज हाइस्ट इन सब सहारन अफ्रीका फॉलोड बाय साउथ एशिया, सबसे ज़्यादा लोग सब सहारन अफ्रीका में गरीब है, उसके बाद साउथ एशिया में, और इंडिया भी साउथ एशिया में ही आ जाते हैं। द टू रीजन्स आर टुगेदर होम टू 83% ऑफ पुअर पीपल, ठीक है। साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में 83 लोग, जो गरीब लोग हैं वो इन्हीं दो रीजन्स में पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ आई बात? शाबाश। इसके बाद है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है वही देता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है। ओवरऑल द सीपीआई शोज दैट कंट्रोल ऑफ करप्शन हैज स्टैग्नेटेड और वर्सनेड 86% ऑफ द कंट्रीज ओवर द लास्ट डिकेड। तो इसने क्या देखा, इस जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसने बोला कि इसने ये देखता है कि किस कंट्री में कितना करप्शन होता है, कितने कामों में करप्शन होता है, कितना सीवियर करप्शन होता है, क्योंकि आपको पता है करप्शन एक बहुत ही बड़ा इविल है जिससे गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। और सीपीआई ने ये भी देखा कि पिछले लास्ट डिकेड में 86% जो कंट्रीज़ है उसमें करप्शन का कंट्रोल बहुत ही कम हुआ है और बहुत ही वर्स हो गया है। इंडिया जो है, इंडिया को रैंक मिली है इस पे 85 आउट ऑफ 180 नेशंस, 85th रैंक मिली है, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। 85th रैंक मिली है इसको, इंडिया को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 जो है 180 कंट्रीज़ में से 85th रैंक मिली है। और ये कौन देता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है। बात समझ में आ गई? जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसमें ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है, इंडिया की 85th रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसके बाद है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बोलती चलूँ कि JKPSI टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, पहला टेस्ट फ्री है और उसमें मल्टी डायमेंशनल मैंने जो पेपर निकाला है बिल्कुल JKSSB के ओरिएंटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, जिसमें कि हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और पब्लिक पॉलिसी के भी क्वेश्चंस रखे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए आपको WS अकेडमी की ऐप पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है EPI, ये क्या करता है काम? एनवायरमेंटल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंट्रीज़ देखता है, कंट्रीज़ कितनी सस्टेनेबल है, कितने फ्यूचर का ध्यान रखती है, एनवायरमेंटल हेल्थ कैसा है इनका। ये बेसिकली 2002 में स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये देता है, वर्ल्ड याद रख लेना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये देता है इन कोलैबोरेशन विद येली सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये देता है ये इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डेनमार्क ने टॉप किया है इस इंडेक्स को, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है नियरली हर एक इशू पे, और इसने क्लीन एनर्जी, फ्यूचर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम किया है। यूनाइटेड किंगडम और यूके और फिनलैंड ने सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की है। डेनमार्क ने पहली पोजीशन और यूके और फिनलैंड ने सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की है, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है एक चीज़, वो ये है कि इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे लिखी है, इंडिया को आउट ऑफ 180 कंट्री में 180th रैंक आ गई है, बहुत ही लो, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस वाली रैंक आ गई। इंडिया की जो रैंक है वो 180 आ गई है इसमें, ठीक है।
इसके बाद एक और इंडेक्स हम देखेंगे, वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है 163 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को वो देखता है, स्टेट्स को देखता है, और वहाँ उनकी पीसफुलनेस देखता है, किस कंट्री में कितना पीस है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये एक रिपोर्ट है जो कौन प्रोड्यूस करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एक इंस्टीट्यूट है, वो प्रोड्यूस करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स और उसका रिपोर्ट, ग्लोबल पीस रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया को रैंक आई है 135 आउट ऑफ 163 नेशंस, 135th रैंक आई है, और विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ 2 रैंक्स। ठीक है, 2 रैंक्स इंडिया ने इम्प्रूव किया, 135th रैंक इसको मिली है। अब आपको क्या याद रखना है, आइसलैंड ने 2008 से एक पोजीशन लेके रखी है, टॉप पोजीशन। इसमें आइसलैंड जो है, आइसलैंड जो कंट्री है वो सबसे पीसफुल मानी जाती है, उसको नंबर 1 टॉप पे वो आया है। और उसके बाद जो अफगानिस्तान है वो लीस्ट पीसफुल कंट्री मानी जाती है, और 4th कंसेक्यूटिव ईयर तक इसका यही रैंक रहा है। उसके बाद यमन, सीरिया, साउथ सूडान और इराक है, वो भी लीस्ट पीसफुल माने जाते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में अफगानिस्तान आता है लीस्ट पीसफुल कंट्री में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। और इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें वो है 135 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। ये कौन देता है, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स ये देता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। बात समझ में आ गई, शाबाश। इसके बाद जो इंडेक्स आता है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कहाँ पे क्लाइंब हुआ है, 40th रैंक पे। ठीक है, और इसने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है रिपोर्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिल्कुल याद रखेंगे आप, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है वही रिलीज़ करती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और स्विट्ज़रलैंड जो है वो इमर्ज हुआ है टॉप मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी फॉर द 12th कंसेक्यूटिव ईयर। तो स्विट्ज़रलैंड ने पिछले 12 साल से यही टॉप पोजीशन लेके रखी है इसमें, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके बाद एक और इंडेक्स है, वो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है 2022, ये रैंकिंग बेस्ड है ऑन 5 ब्रॉड कैटेगरीज। सबसे पहले इसमें देखा जाता है स्टेबिलिटी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। किसमें, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की कौन सी जगह कितनी रहने के लायक है। तो क्या क्या देखा जाता है, कहाँ पे स्टेबल है एनवायरनमेंट है, स्टेबिलिटी कहाँ पे है, कल्चर और एनवायरनमेंट कहाँ पे अच्छा है, हेल्थ केयर कहाँ पे अच्छा है, एजुकेशन कहाँ पे अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जो है, इसमें जो डेटा आपको याद रखना है वो ये है, बेस्ट लिवेबल सिटी दुनिया की जो सिटी है जो सबसे अच्छी है रहने के लिए, वो है वीनिया। ठीक है, वीनिया आई थिंक ये ऑस्ट्रिया में आती है। तो वीनिया जो है ये बेस्ट लिवेबल सिटी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, वीनिया। ठीक है, एंड बेस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया, इंडिया की अगर देखी जाए कि कौन सी सिटी बेस्ट लिवेबल है, वो दिल्ली मानी जाती है। ठीक है, दिल्ली मानी जाती है। ठीक है, ओके, लीस्ट जो प्रेफरेबल होती है लिवेबल सिटी है इंडिया में, वो है बेंगलुरु, राइट। और ये जो लिवेबिलिटी इंडेक्स है ये रिलीज कौन करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वर्ल्ड लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज़ करता है, और ये फोकस करता है स्टेबिलिटी, कल्चर एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वीनिया वर्ल्ड की बेस्ट लिवेबल सिटी मानी जाती है, और इंडिया में अगर देखा जाए दिल्ली बेस्ट लिवेबल सिटी है, और लीस्ट है बेंगलोर। और रिलीज़ कौन करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इस बार 2022 का थीम क्या था, रिकवरी एंड हार्डशिप, रिकवरी एंड हार्डशिप। ठीक है, रिकवरी एंड हार्डशिप। तो यहाँ तक ये था। ये जो मैंने आपको इंडेक्सेस पढ़ा है, इसमें इंडिसेस दिखाए, कौन सा रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप पोजीशन किसने हेल्ड की है और लीस्ट पोजीशन किसने हेल्ड की है। यहाँ पे जो जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए ये ज़रूर आप याद कर लीजिए। मैं आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे JKSSB का एग्जाम हो, चाहे JKPSC का एग्जाम हो। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी NT के पोस्ट आने वाले हैं दिसंबर में, तो आप पहले से अगर तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा। उसका जो पेपर है थोड़ा स्टैंडर्ड का होता है। हमारे जो NT बैच भी चल रहा है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, VLW का बैच भी है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज JKPSI की हमने रिसेंटली लॉन्च की है, और JKS के पोस्ट आने वाले हैं, मोर देन 200 है, 240 अराउंड है। तो वो रेफर हुए हैं JKPSC को, और नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली जनवरी-फरवरी में आ जाएगी। तो ये ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कोर्स या कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उसके लिए आपको WS Academy की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल स्टोर से।
फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ये भी मैंने आपकी डिमांड पे ही लाया था ये वाला लेक्चर, अगर आप और कोई लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए और आपको ये लेक्चर कैसा लगा वो भी आप जो है रिव्यू दे सकते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।